गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। मित्रों, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ेंगे। आधुनिक भारतीय शिक्षा नीति एवं उसके विकास के बारे में पढ़ेंगे। यह टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही एकाग्रता के साथ पढ़ने की इसकी ज़रूरत है, क्योंकि आप क्रोनोलॉजी में जब इसको पढ़ेंगे और समझेंगे तो तथ्यों को याद रखने में भी काफ़ी आसानी होगा। और इसीलिए मैं क्रोनोलॉजी में किस प्रकार से आधुनिक शिक्षा का विकास हुआ उसको मैं रखने का प्रयास किया हूँ। आशा करता हूँ आप लोग को बहुत ही आसानी से ये समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आधुनिक शिक्षा। तो आधुनिक शिक्षा से पहले की अगर शिक्षा की बात करें तो जैसा हम लोग जानते हैं कि हमारी प्राचीन विरासत की बात करें तो गुरु शिष्य परंपरा से यहाँ शिक्षा होती थी और दर्शन शास्त्र इत्यादि साहित्य इत्यादि पढ़े जाते थे। मध्यकालीन भारत में भी कोमोवोस परंपरागत शिक्षा ही रही, लेकिन आधुनिक भारत में शिक्षा का जो एक प्रकार से स्वरूप है वो काफ़ी बदल गया और इसका विस्तार हो गया इसके स्वरूप में। तो यदि इस आधुनिक शिक्षा की बात करें और इसकी प्रारंभ बिंदु को माना जाए तो निसंदेह आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ बिंदु जो था ईसाई मिशनरियों के द्वारा ही आधुनिक शिक्षा का यहाँ पे प्रारंभ हुआ। ईसाई मिशनरीज वे थे जो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पे आए थे और उन्होंने बड़े पैमाने पर पुस्तकों का मुद्रण इत्यादि किया और यहाँ से एक प्रकार से आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ माना जाता है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ कहाँ से? ईसाई मिशनरीज के द्वारा। उसके बाद समय के बढ़त के साथ शिक्षा के विकास और उसके नीति में परिवर्तन हुए। तो वो इस प्रकार से हुए। 1781 ईस्वी, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न हर जगह से हर टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। 1781 ईस्वी में कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, यूपीएससी में भी ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि कलकत्ता में मदरसा कब खोला गया? तो आंसर होगा 1781। फारसी एवं अरबी भाषा के ज्ञान के लिए, पढ़ने के लिए। और किसके समय में ये खोला गया था? ये वारेन हेस्टिंग। तो ये सारे तथ्य इसके इंपॉर्टेंट हैं। 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मदरसा खोला गया फारसी एवं अरबी सब विषय के लिए, फारसी एवं अरबी भाषा के लिए। और उस समय के कौन थे गवर्नर? तो वो थे वारेन हेस्टिंग, ये याद रखना है। 1781 से प्रारंभ किया। ठीक 10 साल बाद पुनः एक बार शिक्षा के लिए जोर मिलता है, जो 1791 ईस्वी में बनारस संस्कृत विद्यालय की स्थापना होता है जोनाथन डंकन। किनके द्वारा? जोनाथन डंकन के द्वारा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 1781 के बाद 1791 अब जो है वहाँ पे फारसी और अरबी, और यहाँ पे आप क्या देखें? संस्कृत। तो लॉजिकल वे में आप याद रखिए। और ये 10 साल के बाद की घटना, एकदम क्रोनोलॉजी में इसको पढ़ना है ताकि आपको समझ भी हो और ज़्यादा दिन तक याद रख सकें। इसके बाद सीधा 1813 ईस्वी का एक चार्टर, हम लोग संवैधानिक विकास में भी इस चार्टर अधिनियम की बात किए थे। 1813 ईस्वी में चार्टर अधिनियम आया और यूँ कहें कि व्यवस्थित रूप से पहली बार शिक्षा पर और साहित्य के विकास में यदि जोर दिया गया तो ये 1813 के चार्टर एक्ट में। और ऐसे भी अगर इसको क्वेश्चन को पूछा जाए कि किस अधिनियम के द्वारा शिक्षा के विकास पर पहली बार जोर दिया, ये सारे में इसमें कहीं अधिनियम की बात नहीं, यहाँ पे अधिनियम में ही बात था। तो किस अधिनियम में पहली बार? तो आंसर होगा 1813 के अधिनियम में पहली बार 1 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था साहित्य एवं विज्ञान के विकास के लिए। ठीक है, हालांकि ये 1 लाख रुपया उस समय खर्च नहीं किया जा सके, लेकिन प्रावधान ये पहली बार हुआ था। तो आप लोग देखिए, 3 चीज़ को हम याद किए, 3 तथ्य को याद किए। 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा, ठीक है, अरबी और फारसी के लिए। 1791 में संस्कृत के लिए बनारस संस्कृत विद्यालय जोनाथन डंकन द्वारा। और 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपये का प्रावधान आया, जिससे साहित्य एवं विज्ञान की विकास की बात की गई। चलिए 1817 ईस्वी, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदू कॉलेज, आज हिंदू स्कूल भी, इसको आप हिंदू स्कूल भी मानिए, ठीक है, हिंदू कॉलेज या हिंदू स्कूल। तो हिंदू कॉलेज की जो स्थापना था डेविड हेयर के द्वारा किया गया था
और इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि ओल्डेस्ट मॉडर्न एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कौन था, सबसे पुराना आधुनिक शिक्षा पद्धति वाला इंस्टीट्यूशन तो कौन था, तो इसका आंसर होगा हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज कहाँ पे है, कलकत्ता में। किसके द्वारा बनाया गया, डेविड हेयर के द्वारा। डेविड हेयर इसके संस्थापक थे। डेविड हेयर एक घड़ीसाज थे, लेकिन ये बहुत ही मानव प्रेमी थे, फिलैंथ्रोपिस्ट थे डेविड हेयर, ठीक है। तो ये जो संस्कृत कॉलेज बनाया गया यहाँ पे, और इसी के संदर्भ में यहीं पे संस्कृत कॉलेज का भी निर्माण हुआ 1817 में, एक कलकत्ता में, बनारस में और आगरा में, 3 जगह। तो मित्रों ये देख लीजिए कि ये इसका जो है एक प्रकार से प्रारंभिक बिंदु थे शिक्षा नीति का और शिक्षा विकास के, ये प्रारंभिक बिंदु थे जिसमें आप 1817 तक समझ गए। अब हम लोग जो है शिक्षा के विकास के लिए जितनी समितियां औपनिवेशिक काल से आज तक बने या आयोग का गठन हुआ, उसके मूल उद्देश्य क्या थे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले लोक शिक्षा समिति। लोक शिक्षा समिति की स्थापना 1833 ईस्वी में हुआ था और इसका जो नेतृत्व कर रहा था मैकाले कर रहा था। मैकाले के अधीन में लोक शिक्षा समिति की गठन हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, यूपीएससी तक में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, तो याद रखना है। लोक शिक्षा समिति का नेतृत्व कौन कर रहा था, मैकाले कर रहा था 1833 ईस्वी में। उस समय अगर ये पूछा जाए कि लोक शिक्षा समिति के समय गवर्नर कौन था, तो विलियम बेंटिक था। इसके मुख्य जो फोकस क्या था लोक शिक्षा समिति का, वो देखना है। ये तो सबसे पहले कि इसका है कि फरवरी 1935 में मैकाले मिनट घोषित किया गया, यानी जो निर्णय लिया गया, वो जो निर्णय लिया गया उसको मैकाले मिनट कहा गया, जो कि फरवरी 35 में पब्लिश हुआ। मूल उद्देश्य क्या था मैकाले मिनट का, या मैकाले शिक्षा पद्धति भी इसको कहा जाता है। मैकाले शिक्षा पद्धति का मूल उद्देश्य था कि शिक्षा जो है अंग्रेजी भाषा में पढ़ा जाए, माध्यम जो हो अंग्रेजी हो, बहुत इंपॉर्टेंट, माध्यम जो हो अंग्रेजी हो। जब माध्यम अंग्रेजी हो, इसका मूल उद्देश्य था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। इसको जरा समझिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन या विप्रिवेशन का सिद्धांत किस शिक्षा पद्धति से संबंधित है, तो यह मैकाले शिक्षा पद्धति या लोक शिक्षा समिति से संबंधित है। ये क्या है, क्योंकि आप लोग समझ गए कि इसमें क्या बात किया कि अंग्रेजी जो होगा एक माध्यम होगा। अंग्रेजी कौन पढ़ेंगे, बहुत ही नीचे तबके के लोग, गरीब अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे, अंग्रेजी उसको समझ में नहीं आएगा। तो मैकाले का मानना था कि कुछ गिने चुने प्रमुख व्यक्ति जैसे कि सेठ, साहूकार, जमींदार इत्यादि के पुत्र जो है अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण करेंगे, और वो शिक्षा जो है धीरे धीरे टपकन सिद्धांत से, आने डाउन फिल्ट्रेशन से, ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। तो उनका सिद्धांत था एक प्रकार से टपकन का सिद्धांत बोल सकते हैं। तो डाउनवर्ड जाएगा, ऊपर से नीचे शिक्षा जो है धीरे धीरे अच्छा होगा, धीरे धीरे विकास करेगा। तो ये सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन का पॉलिसी किस शिक्षा पद्धति में था, तो मैकाले शिक्षा पद्धति में था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जेम्स थॉमसन प्लान आया 1843 ईस्वी में। 1843 ईस्वी के जेम्स थॉमसन प्लान का जो गवर्नर जनरल था उस समय, वो एलनबरो था, ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या किया, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या कि यहाँ पे कंपनी के जो भी माने सरकारी कर्मचारी होंगे उसको देसी भाषा जानना अनिवार्य होगा। इसका जो, हालांकि ये मूर्त रूप धारण नहीं कर पाया, लेकिन इसका मूल उद्देश्य ये था कि एक मध्यम वर्ग को बनाया जाए, कंपनी के लिए एक ट्रस्टवर्दी बनाया जाए, कि कंपनी के जो अधिकारी होंगे वो जो है इस चीज़ को जो इम्प्लीमेंटेशन के समय, अनुप्रयोग के समय में इस प्रकार के लोगों का इस्तेमाल कर पाएंगे, इस प्रकार के कर्मचारी का इस्तेमाल कर पाएंगे किसी भी स्थानीय विशेष कार्य के लिए। तो देसी भाषा को क्या किया था, अनिवार्य किया था किसी भी सरकारी पद हेतु, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चार्ल्स वुड डिस्पैच। तो इसको वुड डिस्पैच भी बोला जाता है। वुड डिस्पैच को एजुकेशन का आधुनिक शिक्षा पद्धति का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक शिक्षा पद्धति का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा वुड डिस्पैच। और वुड डिस्पैच किस गवर्नर जनरल, वो डलहौजी के समय। डलहौजी के समय काफ़ी विकास हुआ है, बहुत सारे क्षेत्रों में विकास हुआ है,
तो हम डलहौजी का वीडियो भी बना चुके हैं। तो आप अगर चाहें तो गवर्नर जनरल को डलहौजी के कार्य को आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और वहाँ से आप कनेक्ट करिए, विशेष जानना है डलहौजी के बारे में। तो अभी बूथ डिस्पैच जो है, बूथ डिस्पैच शिक्षा पद्धति, ठीक है, 1854 ईस्वी में आया डलहौजी के समय, और इसको क्या कहा जाता है, आधुनिक शिक्षा पद्धति का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें मूल बातें क्या था कि जो प्राइमरी स्कूल होगा, प्राइमरी स्कूल का भाषा जो होगा भारतीय भाषा होगा, स्थानीय भाषा होगा। नारी शिक्षा पर जोर दिया गया और 3 नए विश्वविद्यालय की गठन किया गया लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर। और 3 कौन से होंगे? आप लोग को मालूम है, जिस समय अंग्रेज के अधीन भारत था उस समय दिल्ली उतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना कि बम्बई, कलकत्ता और मद्रास था। इसीलिए दिल्ली को छोड़ करके 3 मेट्रोपॉलिटन सिटी, कोलकाता, मद्रास और बम्बई में लंदन के तर्ज पर 3 विश्वविद्यालय का प्रावधान किया गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला हंटर आयोग। ठीक है, तो हंटर आयोग जो है, आप लोग यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए भी गठित किया गया था, तो वो एक अलग प्रावधान था। यहाँ हंटर आयोग शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, तो ये हंटर आयोग में हम लोग देखेंगे, ये जो शिक्षा वाला था ये 1882 ईस्वी का था और इसके समय में गवर्नर था रिपन। रिपन को मित्रों सज्जन रिपन कहा जाता है, क्योंकि रिपन जो है स्थानीय स्वशासन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया और लोग भारतीयों के प्रति इसका अगाध प्रेम था और वो चाहता था कि भारतीय मूल रूप से विकास करे। ठीक है, तो इसके लिए इसको नाम सज्जन रिपन भी कहा जाता है। हंटर आयोग में क्या प्रावधान था? हंटर आयोग में भी स्थानीय भाषा पर बल दिया गया और माध्यमिक शिक्षा जो है 2 भागों में तोड़ दिया। बीच वाला जो शिक्षा होता है वो माध्यमिक शिक्षा, एक तो बोला कि साहित्यिक होगा और दूसरा जो होगा व्यावसायिक होगा। जो साहित्य पढ़ना चाहें तो साहित्य की तरफ जाए, दूसरा जो व्यवसाय पढ़ना चाहते हैं, व्यवसाय के बारे में जानना चाहते हैं, वो व्यावसायिक शिक्षा लें। और यहाँ पे भी नारी के शिक्षा पर बल दिया गया, उसके लिए कमेटी इत्यादि गठित किया गया। ठीक है, तो याद रहेगा ये हंटर। और ये रेलवे आयोग जो था बेसिकली 1902 ईस्वी में आया और जो है ये 1902 ईस्वी में आया। किसके समय में आया? कर्जन के समय में। कर्जन के बारे में मैं अगर बताना चाहूँ तो कर्जन शिक्षा के क्षेत्र में और पुरातत्व के क्षेत्र में, पुरातत्व संरक्षण इत्यादि के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और यहाँ पे देखें तो रेलवे आयोग उसी के समय में आया था 1902 में, और 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय अधिनियम बना। तो विश्वविद्यालय से संबंधित था रेलवे आयोग। तो रेलवे आयोग भी याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। किसके समय में आया? तो कर्जन के समय में आया। उसके बाद 1913 ईस्वी में सरकारी प्रस्ताव आया। ठीक है, सरकारी प्रस्ताव। तो 1913 ईस्वी में कौन था गवर्नर जनरल? अगर ये पूछा जाए तो हार्डिंग था। ठीक है, ये सरकारी प्रस्ताव कैसे आया, इस पर थोड़ा कहानी हमको जानना है। आप लोग को मालूम होगा कि ये बड़ौदा एक रियासत था। बड़ौदा रियासतों के साथ जो अंग्रेज़ों का रिश्ता अलग थे और जहाँ पे स्वतंत्र रूप से यानी पूर्ण रूप से अपने अधीन शासन करते थे, उसके साथ एक अलग प्रावधान था अंग्रेज़ों का। तो बड़ौदा एक ऐसा रियासत था जिन्होंने 1906 ईस्वी में ही शिक्षा को निःशुल्क कर दिया था। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन सा रियासत भारत में पहली बार निःशुल्क शिक्षा की बात करता था, तो बड़ौदा होगा। तो 1906 ईस्वी में बड़ौदा ने शिक्षा को निःशुल्क कर दिया था और शिक्षा को जो है निरक्षरता, जो अशिक्षित रहने की बात है, वो शिक्षा को खत्म करने का एक प्रकार से आंदोलन चलाया था। कौन सा रियासत? बड़ौदा। तो यहाँ पे बड़ौदा को तर्ज पर ही ये एक सरकारी प्रस्ताव लेकर आया 1913 ईस्वी में, और यह तय किया गया कि निरक्षरता को मूल रूप से खत्म कर दिया जाएगा, यानी सभी लोग को साक्षर बनाया जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात क्या था कि निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो ये सरकारी प्रस्ताव था। और उसके बाद आप देखेंगे सैडलर आयोग। सैडलर आयोग जो कि 1917 ईस्वी में आया। गवर्नर उस समय कौन था? गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड था। और यहाँ पे बताऊँ, सैडलर के अलावा 2 भारतीय सदस्य भी थे इस आयोग में। तो ये क्वेश्चन आप लोग को अगर पूछा जाएगा कि किस आयोग में 2 भारतीय सदस्य शामिल थे, तो आंसर होगा सैडलर आयोग। सैडलर आयोग की मुख्य विशेषता क्या था? देखिए,
आज जो हम लोग देखते हैं 10+2, यही व्यवस्था वहाँ पे कर दिया गया इंटर तक, और उसके बाद आज जो हम लोग स्नातक की बात करते हैं, ग्रेजुएशन 3 साल का, सेम व्यवस्था यहाँ पे शेड्यूलर आयोग में आपको मिलता है। ठीक है, छात्रों को छात्रवृत्ति मिले ऐसा प्रावधान किया गया। और शेड्यूलर आयोग का इंपॉर्टेंट बात क्या था कि जो आप पटना यूनिवर्सिटी देखते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी देखते हैं, मैसूर यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटी शेड्यूलर आयोग के प्रावधान में थे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास करके पटना यूनिवर्सिटी याद रखना है कि पटना विश्वविद्यालय जो 1917 ईस्वी में बना था, किस आयोग के आधार पर बना था? शेड्यूलर आयोग के आधार पर बना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है खास करके बीपीएससी के लिए। ठीक है, तो पटना यूनिवर्सिटी किसके आधार पर? शेड्यूलर आयोग के आधार पर। और शेड्यूलर आयोग कैसे याद रखेंगे? बहुत आसानी से याद रखेंगे। आज का जो शिक्षा पद्धति आप देखते हैं 10+2+3 सेम शेड्यूलर आयोग में था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं हार्टोंग समिति। ठीक है, हार्टोंग समिति 1929 ईस्वी में बना, और इसके समय जो गवर्नर जनरल था वो इरविन था। ठीक है, यहाँ पे हार्टोंग समिति के बारे में 2 चीज़ इंपॉर्टेंट बात है। एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया, व्यावसायिक शिक्षा पर। और दूसरी बात इस चीज़ पर जोर दिया गया कि जो व्यक्ति व्यावसायिक शिक्षा लेना चाहता है वो व्यावसायिक शिक्षा ले, और जिसको जो एकदम बिल्कुल सुयोग्य है कि आगे हायर एजुकेशन उसको पढ़ना चाहिए, वही हायर एजुकेशन ले। बाकी को जो है व्यावसायिक शिक्षा के तरफ जो है मोड़ा जाए, उसको उसी तरफ रखा जाए। तो यहाँ पे सुयोग्य व्यक्ति ही विश्वविद्यालय में पहुँचे, इसका ये प्रावधान था। ठीक है, और इसी के समय में, इरविन के समय में एक और आयोग बना, लिंडसे आयोग। लिंडसे आयोग इसलिए इम्पॉर्टेंट है मित्रों, लिंडसे आयोग हमको इसलिए जानना चाहिए कि पहली बार प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था लिंडसे आयोग ने किया था। तो ये याद रखना है, लिंडसे आयोग में 2 ही चीज़ बात याद रखना है। लिंडसे आयोग ये भी इरविन के समय में 1929 में ही, और विशेष क्या था इसका कि प्रौढ़ शिक्षा पर जोर दिया लिंडसे आयोग। ठीक है, और इस बात को आप लोग सभी जानते होंगे, वर्धा योजना। वर्धा योजना जो था महात्मा गांधी की हरिजन पत्रिका का उपज था। हरिजन पत्रिका में वर्धा योजना के बारे में गांधी जी लिखे थे, और इन्हीं के प्रस्ताव को डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने तैयार किया। तो ये अगर पूछा जाए कि वर्धा योजना किसके मन का बात था, तो गांधी जी का था। ठीक है, और इसमें क्या बात किया गया वर्धा योजना में, ये याद रखना, 1937 में ये बात किया गया कि व्यवहारिक शिक्षा लोगों को मिले, कैसे सूत काटा जाता है चरखा से, कैसे और व्यवसायिक कैसे काम किया जाएगा, स्वावलंबी कैसे बना जाएगा, ये सारी बातें जो वर्धा योजना में गांधी जी ने किया था। और इसमें एक विशेष बात क्या था कि 7 वर्ष तक कोई बच्चा अगर पढ़ाई करे तो अपनी मातृभाषा में करे। जो आज की आप जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप देख रहे हैं 1920 का, इसमें भी इसका प्रभाव आपको दिखता हुआ प्रतीत मिलेगा। ठीक है, तो ये वर्धा योजना था। अब आगे हम लोग देखते हैं सार्जेंट योजना। सार्जेंट योजना 1944 ईस्वी में आया, और इसके समय जो गवर्नर जनरल था वो बेबेल था। ठीक है, और यहाँ पे बात किया 6 से 11 वर्ष की निःशुल्क शिक्षा। तो इसका भी कहीं न कहीं प्रभाव आपको संविधान में देखने के लिए मिलता है, और आज भी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अक्षरशः यही नहीं लेकिन इसी प्रकार के प्रावधान हैं। तो चूंकि हम लोग विकास की बात कर रहे हैं तो हम लोग समझ पाएंगे कि इस प्रकार की चीज़ें पहले भी थी, लेकिन हाँ उसका क्राइटेरिया कुछ अलग था। ठीक है, स्वरूप थोड़ा छोटा हो सकता है लेकिन प्रावधान ऐसे थे। अब हम आते हैं राधा कृष्ण आयोग, जो कि 1948 ईस्वी में बना था। इस समय हमारा देश आज़ाद हो चुका था। ठीक है, और गवर्नर कौन था? माउंटबेटन था। ठीक है, ये राधा कृष्ण आयोग का सबसे इम्पोर्टेंट बात हुआ कि यूजीसी की स्थापना हुआ। मित्रों, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो हायर एजुकेशन का एक प्रकार से कह सकते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव बॉडी है, और ये इसकी स्थापना, यूजीसी का स्थापना 1953 ईस्वी में हुआ, इसी आयोग के अधीन, राधा कृष्ण आयोग के अधीन। 1956 ईस्वी में यूजीसी जो है ऑटोनोमस बन गया। ठीक है, और इसमें क्या था, प्रशासनिक सेवा हेतु तय किया गया। राधा कृष्ण आयोग में ये बात कहा गया कि प्रशासनिक सेवा के लिए, जैसे कि आज प्रशासनिक सेवा के लिए आपको ग्रेजुएशन कम से कम चाहिए, राधा कृष्ण आयोग ने कहा था ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं है। हालांकि प्रश्न उससे यहाँ ज़्यादा पूछे जाते हैं कि यूजीसी किस आयोग के अनुसार से बना था। ठीक है,
आगे हम लोग देखते हैं कोठारी कमीशन। ठीक है, तो कोठारी कमीशन जो है 1964 ईस्वी में बना। ठीक है, और उसके बाद शिक्षा की राष्ट्रीय नीति आई 1968 में। कोठारी कमीशन का ये पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि कब आया, तो 1964 में आया। उसी प्रकार से शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1968 में आया और नई शिक्षा नीति 1986 में आया। और अब अंतिम रूप से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया है 2020, हाल में भारत सरकार ने इस पर मुहर, इसकी नीति पर मुहर लगा दिया है। और मित्रों, अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में अगर डिटेल जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए और वहाँ पे इसका वीडियो मिलेगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। वहाँ विस्तार से हम इस पर चर्चा किए हैं। तो हम आशा करते हैं कि जब इसको देखने के बाद आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 देखेंगे तो निश्चय ही आधुनिक शिक्षा की जो नीतियाँ थी उसको समझने में बहुत आसानी हो जाएगा, और साथ ही साथ अब जो है आने वाली जो भविष्य में किस प्रकार का शिक्षा पद्धति लागू होगा उसको भी समझने में आसानी होगा। तो आज भर के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू वेरी मच।